हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवायु विज्ञान, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से एग्जाम में प्रश्न काफी काफी सारे प्रश्न आते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी क्लाइमेट के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि क्लाइमेट यानी जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मैंने इसके पहले आपको बताया है ना, एनसीईआरटी वाले क्लास में, कि क्लाइमेट का मतलब हो गया आपको कह सकते हैं, है ना, जलवायु हो गया, और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन, यानी जलवायु का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि जलवायु किस प्रकार से होती है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानिए कि जलवायु में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, जलवायु है ना, अगर देखा जाए तो ये जल के साथ में वायु है, यानी जल भी है और साथ में क्या है, वायु भी है, यानी पानी के साथ में हवा का मिश्रण है। जलवायु क्या होता है? तो जल के साथ में हवा का मिश्रण को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें पढ़ने वाले, जिसका नाम है सूर्य ताप और तापमान। यानी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सूर्य ताप और तापमान। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आप लोग बताने का प्रयास करिए कि जरा बताइएगा कि आखिर जलवायु किसे कहते हैं, है ना। और एक आपका होता है जलवायु, और दूसरा आपको कहलाता है मौसम। क्या कहलाता है? तो सर मौसम। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं? इन दोनों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे जाकर हम लोग कोपेन के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सब्र करते हुए चलिए, ठीक है। सबसे पहली बात हमने आपसे पूछा कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु क्या है? तो बोलेंगे सर किसी बृहत क्षेत्र में, किसी बड़े से क्षेत्र में, है ना, किसी बृहत क्षेत्र में जब मौसम संबंधी दशाएं, यानी मौसम यानी वायुमंडलीय दशाएं, तो वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन होंगी? तो बोलेंगे सर आर्द्रता, तापमान और वायुदाब, ये वायुमंडलीय दशाएं कहलाते हैं। तो जब किसी बृहत क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाएं नियत होती है लंबे समय के लिए, कम से कम 30 वर्षों के लिए जब नियत होती है, तब जलवायु कहलाती है। और जब वायुमंडलीय दशाएं बिल्कुल मतलब परिवर्तित होते रहती है ना, मौसम कहलाता है। अगर वो बदलती हुई रहती है तो क्या कहलाएगी? मौसम कहलाती है। चलिए, इसी को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लिखिएगा सभी लोग, लिखिएगा। किसी वृहत क्षेत्र में, वृहत यानी बड़े क्षेत्र में, है ना, थोड़ा सूटेबल नहीं लगता ना बड़ा लिखने में। किसी वृहत क्षेत्र में, है ना, जब वायुमंडलीय दशाएं, जब वायुमंडलीय जब वायुमंडलीय दशाएं किसी वृहत क्षेत्र में, जब वायुमंडलीय दशाएं किसी वृहत क्षेत्र में, जब वायुमंडलीय दशाएं, अच्छा वायुमंडलीय दशाएं किसको कह रहे हैं जरा लिख लीजिएगा सर। तो बोलेंगे सर तापमान को कहेंगे, वायु दाब को कहेंगे, और किसको कहेंगे सर? तो और आर्द्रता। और क्या हो जाएगा? बोलेंगे आर्द्रता। ठीक है, तो क्या कहेंगे? जब किसी किसी वृहत क्षेत्र में जब वायुमंडलीय दशाएं नियत, मतलब कह सकते हैं कि एक नियत होती है, मतलब एक नियत समय तक होती है, तो उसे क्या कहते हैं? नियत होती है। नियत का मतलब अस्थिर होती है ना, नियत का मतलब समझ लो अस्थिर होती है। ठीक है, लंबे समय के लिए अस्थिर होती है। लंबे समय के लिए क्या होती है? नियत होती है। नियत का मतलब यहां पर मैं लिख दूं अस्थिर। क्या होगा? अस्थिर होती है, वह जलवायु कहलाती है। क्या कहलाएगी? बोलेंगे सर जलवायु कहलाती। क्या कहलाएगी? तो बोलेंगे सर जल। पॉलिटी की क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है, थोड़ा सा इसको हम एक सेक्शन खत्म कर दें,
फिर इंडियन ज्योग्राफी से पहले हम उसको पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी इसको भौतिक भूगोल पढ़ाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा एंड करेंगे, थोड़ा समाप्त करेंगे, थोड़ा आपको रोकेंगे, और इसके बाद मैं प्रयास करूँ थोड़ा पॉलिटी पढ़ाने की, ठीक है। ऐसा आप लोगों को ठीक है, पसंद रहेगा क्या? भौतिक भूगोल में पूरा कंप्लीट कर लें तो जलवायु विज्ञान हमको एटलीस्ट कंप्लीट करने दो, उसके बाद फिर हम लोग नया नया साल में शुरू करेंगे पॉलिटी की क्लास, ठीक है। तो फिर इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा मैं रोकूंगा, अस्थिर करूंगा, ठीक है। अगर सबको सहमत हो तो जल्दी थोड़ा यस कर देना, ठीक है, कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, ठीक है। इसलिए मैं रोकूंगा क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी पॉलिटी हो जाएगी, आधा दूर हम लोग पॉलिटी चलेंगे, फिर मैं ज्योग्राफी भी लेके आऊँगा। तो क्या होगा ना, आपको भूलने नहीं देंगे। फिर जब ज्योग्राफी में आएंगे तो फिर सारी बातें फिर से रिवीजन हो जाएगी कि हाँ ये सब बातें हाँ पढ़े हैं, मैं बोलूँगा पढ़ा चुका हूँ, तो भाई सब चलो रिवीजन कर लो, है ना। ठीक है, चलिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चलते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम में क्या है, तो यहाँ पर हमने किसी वृत्त क्षेत्र में बोला है, और यहाँ पर बोलेंगे बदलती हुई वायुमंडलीय दशाएं, बदलती हुई वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती है। बदलती हुई वायुमंडलीय दशाएं, बदलती हुई वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती है, मौसम कहलाती है। क्लियर हो गया। और ये कितने समय के लिए बदलेंगे, तो लिख देंगे जलवायु जो होता है कम से कम 30 वर्ष, लिख दूं, है ना। 30 वर्ष हो, जलवायु में कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे सर कम से कम 30 सालों तक ये जलवायु में, जलवायु जो होता है जो नियत समय उसका होता है कम से कम 30 साल तक ये जलवायु मतलब नियत ही रहता है, स्थिर लगभग रहता है, स्थिर लगभग रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जलवायु के बारे में हल्का सा जान लिया, और इसके बारे में अब हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं। हाँ जी, पॉलिटी बहुत जल्द शुरू होगी, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला इसमें जलवायु में क्या पढ़ने वाले, तो जल्दी सभी लोग हेडिंग लगाएंगी। फर्स्ट में सूर्याताप, क्या लगाएंगे, सूर्याताप और तापमान। सूर्याताप और तापमान। चलिए, सबसे पहला हेडिंग हम लोग लगाएंगे, पढ़ेंगे सूर्याताप और तापमान के बारे में पढ़ेंगे। आइए, सूर्याताप क्या होता है और तापमान क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरा समझिए, कहता है क्या, पृथ्वी की सतह जो है, पृथ्वी की सतह पर आने वाली जो सूर्य की लघु तरंग विकिरण होती है उसे सूर्याताप कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये सूर्य है, ठीक है, सॉरी, ये मान लो क्या है, एक हम पृथ्वी का सतह है, और यहाँ पर क्या है, तो सूर्य है। क्या है आपका, बोलेंगे सर। अब सूर्य के माध्यम से, सूर्य के द्वारा जो ये क्या है, तो ये लिख देंगे सतह, पृथ्वी सतह। क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये बोलेंगे सर पृथ्वी की सतह है। और ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर आती है, और लंबवत, ध्यान देना, जब वो लंबवत पड़ती है पृथ्वी की सतह पर, तो ये जो पृथ्वी सतह पर ये जो सूर्य की जो किरणें आ रही है, ये कहलाती है लघु तरंग विकिरण। क्या कहलाती है, तो बोलेंगे सर लघु तरंग विकिरण कहलाती। क्या कहलाती है, तो बोलेंगे सर लघु तरंग विकिरण ये तरंग कहलाती है, और यही किरण जो है ये सूर्याताप कहलाता है। क्या बोलेंगे, तो यही सर क्या कहलाता है, बोलेंगे सर सूर्याताप कहलाता है। अब इसी चीज को अगर हम बढ़िया से विस्तार से लिख दें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्या लिखेंगे सर, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर सूर्य का, इसी में हम लोग लिखेंगे सूर्याताप में। सूर्याताप सर क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर, है ना, पृथ्वी की सतह पर सूर्य का, सूर्य का आने वाला, पृथ्वी की सतह पर सूर्य का आने वाला प्रकाश, सूर्य का आने वाला प्रकाश
पृथ्वी की सतह है और वहां से जो सूर्य की किरणें आ रही है, तो ये आने वाला प्रकाश जो कि क्या है, लघु तरंग विकिरण है। ठीक है, आने वाला प्रकाश है, आने वाला प्रकाश जो कि लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग लघु तरंग विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है, लघु तरंग विकिरण का उदाहरण है ना, जो क्या कहलाएगा, जो सूर्य ताप कहलाता है, जो सूर्य ताप, जो क्या कहलाता है, बोलेंगे सर जो सूर्य ताप कहलाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सूर्य ताप होता है। जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, बोलेंगे सर ये हमारा सूर्य देवता जी है। अब ये जो प्रकाश है, तो पृथ्वी की सतह पर, अब ये प्रकाश अगर पृथ्वी की सतह पर इस छोर पर अगर अगर आएगी, या पृथ्वी का इस छोर पर अगर आती है, तो बताइए ये पृथ्वी के जब इस छोर या फिर इस छोर पे जब आएगी, नॉर्थ में या साउथ में जब आएगी सूर्य की किरणें, तो क्या होगी, तो अलग अलग सतह पर अलग, यहाँ पर सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा, जबकि इस छोर पर और इस छोर पर सूर्य का ताप कम हमें प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर किरणें हमें तिरछी प्राप्त होगी। कैसी, तो तिरछी मिलेगी। जब किरणें हमें तिरछी प्राप्त होगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पर सूर्य ताप कम होगा। हम अगर पृथ्वी के यहाँ इसे नॉर्थ और इसे साउथ मान ले, तो ऐसा हम समझेंगे, आगे हम फिगर बताएंगे तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बोले यहाँ पर कोई दिक्कत, तो हम लोग इसे नोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट क्या कर सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर, अलग 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 स्थानों पर सूर्य ताप अलग अलग मात्रा में प्राप्त होगा, है ना, अलग अलग मात्रा में प्राप्त होगा। किसमें, तो बोलेंगे सर अलग अलग मात्रा में प्राप्त होगा। किसमें, तो अलग अलग मात्रा होगा। कारण क्या है, तो कारण इसका एक ही है, क्योंकि पृथ्वी का सतह जो होता है एक जैसा तो है नहीं, और एक जगह सूर्य की किरणें मिलने वाली नहीं है। तो कारण क्या है, पृथ्वी जिस आकार में है, तो वहां से पृथ्वी की किरणें तिरछी भी जाती है, तो तिरछे जब जाएगी तो वहां पर सूर्यताप कम होगा। जहां पर लंबवत पड़ेगी वहां पर क्या होगा, तो बिल्कुल सीधा जगह पर, तो वहां पर सूर्यताप हमें अधिक प्राप्त होगा। अब यहां से प्रश्न आता है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा जानिए कि सूर्य ताप के प्रमुख जो कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारण। एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कौन है। तो सूर्य ताप को कौन कौन चीजें हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। देखो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, आप ज्यादा मैं शब्दों में नहीं लिखूंगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य ताप। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो गया सूर्य ताप। ठीक है, आइए चलिए यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य ताप हो गया। ठीक है, आइए, तो सबसे पहली बात कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। सबसे पहला कारक में जिसका नाम आएगा, बोलेंगे सर सबसे पहला हो जाएगा अक्षांश। क्या होगा, बोलेंगे सर अक्षांश। ये कैसे सर, अक्षांश कैसे होगा, तो जरा समझिए अक्षांश किस प्रकार से होगा। जरा याद रखिए, निम्न अक्षांश में सूर्य ताप अधिक होगा और उच्च अक्षांश में सूर्य ताप कम होगा। ठीक है, अक्षांश दो तरह से होते हैं, एक होता है सर निम्न अक्षांश। सर समझ नहीं पा रहे, निम्न अक्षांश किसको कहता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। ठीक है, एक मिनट मैं समझाता हूँ। ठीक है, और दूसरा होता है सर उच्च अक्षांश। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, है ना, उच्च अक्षांश। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, समझा रहे हैं। निम्न अक्षांश पे क्या होगा, बोलेंगे सर निम्न अक्षांश पे सूर्य ताप
सूर्य ताप क्या हमने बोला, तो बोलेंगे सर सूर्य ताप अधिक होगा। और उच्च अक्षांश पे सूर्य ताप क्या होगा, तो बोलेंगे सर कम। नहीं समझे, बिल्कुल भी सर हम नहीं समझे, है ना, हम बिल्कुल भी नहीं समझे। आपने क्या बोला मेरे दिमाग के ऊपर से पार हो गया, है ना। आपने जो क्या बोला मेरे दिमाग से ऊपर से पार हो गया। अक्षांश कहाँ से आया, है ना। सूर्य ताप में निम्न अक्षांश क्या होता है, उच्च अक्षांश क्या होता है, वीट वीट वीट। चलिए मैं थोड़ा सा फिगर से समझाता हूँ आपको, ठीक है। आइए थोड़ा सा फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश क्या होता है। आइए थोड़ा सा फिगर यहाँ पर छोटा सा ही फिगर बनाते हैं, समझ में आ जाएगा, काफी है। आइए देखिएगा उच्च अक्षांश क्या होता है जरा समझते हैं। ये जो मैंने आपको आपको पढ़ाया हूँ शायद पहले भी हल्का फुल्का, जब मैं पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण बारे में बता रहा था वहां पर मैं आपको बताया हूँ, जरा समझिएगा। पहले मैं बना लूँ फिर मैं आपको अच्छे से समझा। चलिए ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। चलिए ये दिख रहा है आपको, मैं अलग इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए समझ में, ठीक है। आइए जरा देखते हैं ये कौन सा डिग्री है सर, तो बोलेंगे सर ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे कौन सी अक्षांश होती है, तो बोलेंगे सर इसे कहते हैं सर विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसे क्या कहते हैं सर, इसे इसे क्या बोलते हैं सर, तो बोलेंगे सर इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सर जो विषुवत वृत्त है इसे कहते हैं सर निम्न अक्षांश। विषुवत वृत्त पे क्या होता है, तो बोलेंगे सर, ध्यान देना, निम्न अक्षांश। कैसे, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे, आगे हम लोग वायुमंडल आ रहे हैं तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है निम्न अक्षांश क्या होता है, तो आप एक क्लियर कर लो इसमें एक बात कि जैसे ऐसे ध्यान देना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देना, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, चाहे नॉर्थ पोल की ओर चाहे साउथ पोल की ओर, और ये विषुवत रेखा हो गया, तो ये तो क्लियर है ना कि हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री, है ना। यहाँ पर निम्न निम्न अक्षांश है, तो हमने क्या बोला, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे सूर्य ताप हमें कम प्राप्त होगा। यानी सूर्य ताप इस अवस्था में, यहां पर सूर्य ताप हमें अधिक प्राप्त होगा। लेकिन अब बताओ यहां पर अगर एक बात करो, जरा दिमाग थोड़ी सी लगाने की जरूरत है कि भाई साहब एक बात बताओ, यहां पर सूर्य है, क्या है, यहां पर मान लो कि सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब ये सूर्य है तो बताइए सूर्य की किरणें होगी ना, जब सूर्य की किरणें जब होगी तो सूर्य की किरणें जब यहां पर लंबवत पड़ेगी, कैसी, तो यहां पर लंबवत पड़ेगी, तो जब लंबवत पड़ेगी तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें अधिक प्राप्त होगी, तो यानी सूर्य ताप से अधिक मिलेगा। लेकिन यहां पर जो है किरणें, ये ब्लैक था, लेकिन यहां पर किरणें क्या होगा, लेकिन यहां पर जो किरणें हैं वो कैसी प्राप्त होगी, तो बोलेंगे सर यहां पर जो किरणें प्राप्त होगी वो बिल्कुल ही क्या होगा, तो बोलेंगे सर बिल्कुल ही तिरछी प्राप्त होगी, जिसके कारण ये क्या होगा, यहां पर सूर्य ताप क्या होगा, तो बोलेंगे सर यहां पर सूर्य ताप हमें कम प्राप्त होगा। सर यहां पर भी हमें सूर्य ताप क्या होगा, तो बोलेंगे सर कम प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर सर सूर्य ताप हमें अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत और सीधी पड़ती है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो पहला हमने क्या समझा, तो पहला हमने सर समझा अक्षांश, समझ में आ गया अक्षांश, कि विषुवत रेखा पर अत्यधिक सूर्य ताप होगा, और जैसे से हम ध्रुवों की तरफ चलते चलेंगे वहां पर सूर्य ताप में हमें कमी देखने को मिलेगी। बोले यहां तक किसी को दिक्कत है, चलिए, है ना। दूसरा इसमें आता है सर वायुमंडल। आगे हम लोग विस्तार से वायुमंडल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वायुमंडल, ठीक है। ये 2 नंबर में क्या हो गया, वायुमंडल, ठीक है। चलिए वायुमंडल के बाद तीसरा में क्या होगा, तो बोलेंगे सर तीसरा होगा सर वनस्पति, जिसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, उसको हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये वनस्पति कैसे होगा सर, जरा याद रखिए, देखिए वनस्पति 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं सर सघन, सघन तो पता होगा, और दूसरा होता है विरल। सघन का मतलब हुआ पूरा
मतलब कह सकते हैं पूरा घनघोर, है ना, पूरा घना जिसको कह सकते हैं। सघन नहीं समझ आ रहा है तो कह सकते हो घना। क्या कह सकते हैं? घना यानी जंगल। मतलब अगर जंगल में, अगर घना जंगल है, जैसे अगर आप उष्णकटिबंधीय जंगल में जाएं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जाएं, तो वहां पर जैसे मान लो विषुवत रेखा पर चले जाओ 0 डिग्री अक्षांश पर, तो यहाँ पर आपको जो वन प्राप्त होंगे बहुत घनघोर और लंबे लंबे वृक्ष प्राप्त होंगे, और नीचे पूरा अंधेरा रहेगा, क्योंकि सूर्य या ताप यानी सूर्य की किरणें नीचे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वनस्पति सबसे अधिक सघन है। अगर वनस्पति सघन होगा तो याद रखना सूर्य ताप हमें कम प्राप्त होगा। क्या होगा सर? सूर्य ताप हमें कम प्राप्त होगा। लेकिन अगर वनस्पति विरल है तो सूर्य ताप हमें अधिक। अच्छा बताइए, सूर्य ताप हमें हमें सबसे अधिक सूर्य की किरणें कहाँ लगेगी? अब ध्यान देना, कहाँ लगेगी हमें सबसे अधिक सूर्य की किरणें? रेगिस्तान में लगेगी या फिर जंगल में लगेगी? सबसे अधिक हमें गर्मी कहाँ लगेगी, है ना? सूर्य की किरणें हमें सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? रेगिस्तान में या फिर जंगल में, जो वहां पर बहुत सारा पेड़ है? बताओ कहाँ मिलेगी? तो कोई भी बोल देगा भाई साहब जंगल में तो एक भी, सॉरी रेगिस्तान में एक भी पेड़ नहीं है, किसके सामने आएगा, है ना? पेड़ के नीचे बैठे हो तो सूर्य ताप हमें कम प्राप्त होगा। जैसे ही आप पेड़ से बाहर निकलो सूर्य ताप आपके शरीर में पड़ना प्रारंभ हो जाता है। आज, है ना, एल्बिडो की भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। चलिए वनस्पति हो गया। आगे पृथ्वी का झुकाव, चौथा बिंदु क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर फोर्थ बिंदु पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव। अच्छा बताओ पृथ्वी का झुकाव कितना डिग्री पे है? सभी लोग जरा बताना पृथ्वी का झुकाव कितना डिग्री है? तो बोलेंगे सर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। कितना? बोलेंगे सर अक्ष पर पृथ्वी कितना? तो बोलेंगे सर 23.5 डिग्री का झुकाव। कितना? तो सर पृथ्वी का अक्ष पर कितना? 23.5 डिग्री का झुकाव है। जबकि वहीं अगर बात करें सर कक्षीय तल पर की बात करें, कक्ष पर अगर बात करें तो कक्षीय तल पर इसका झुकाव 66.5 डिग्री का। कितना है? तो सर 66.5 डिग्री का है। जिसके कारण जब पृथ्वी जब झुकी हुई है, अब ये पृथ्वी झुकी हुई है तो कभी उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक सूर्य का ताप मिलेगा, कभी दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक सूर्य का ताप मिलेगा। इसी कारण से सर्दी और गर्मी आता है। हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ाए हैं, जब मैं आपको पृथ्वी का परिक्रमण घूर्णन पढ़ा रहा था, वहां पर मैं सारी बातें सब बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? और तीसरा हो जाएगा सॉरी चौथा ना, चौथा हो गया, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर सौर्य धब्बे। क्या होगा? सौर्य धब्बे, ये क्या बिंदु? पांचवा बिंदु हो गया। ठीक है, इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हमें सूर्य ताप के कारण पता चलते हैं कि सूर्य ताप के क्या कारक रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सौर्य धब्बे क्या है? तो बोलेंगे सर हर 11 से 13 साल के मध्य सौर्य धब्बे प्रकाश मंडल, सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर्य धब्बे उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? तो बोलेंगे सर कहाँ हमने बोला? तो बोलेंगे सर सूर्य के, है ना, बाह्य क्षेत्र यानी प्रकाश मंडल में सौर्य धब्बे उपस्थित होते हैं। सूर्य, हमें इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं ना, सूर्य की प्रकाश मंडल में, है ना, प्रकाश मंडल में उपस्थित होता है। कहाँ? प्रकाश मंडल में उपस्थित होता, कहाँ उपस्थित होता है? तो बोलेंगे सर प्रकाश मंडल में उपस्थित होता है। और ये लगभग कितना? तो बोलेंगे सर लगभग इसकी आयु कितनी रहती? तो बोलेंगे सर 11 से 13 वर्ष इसकी आयु होती है। कितनी? तो बोलेंगे सर 11 से 13 वर्ष तक आयु होती है। और हर 11 से 13 वर्ष के बाद ये नए नए सौर्य धब्बे उठते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। ये मैंने इसको पूरा एक बोलता है, इसको कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये मैंने इसको इसलिए बताया कि बस इतने में ही आपको जाने की जरूरत है, इसका पूरा थ्योरेटिकल पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको लिखता, जो मैं समझा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, इसी चीज को मैं लंबे लंबे शब्दों में लिखूंगा, तो फिर आपको ज्यादा परेशानी भी होगी, समझने में दिक्कत होगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण जब आपको जाना होगा पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के बाद आप इसको देखना, सूर्यताप पहला से शुरू कर, अक्षांश निम्न अक्षांश सूर्यताप अधिक, उच्च अक्षांश सूर्यताप कम, कैसे इसको हमने समझा दिया। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो सूर्यताप हमें कम प्राप्त होगा। दूसरा वायुमंडल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। वनस्पति सघन रहेगा तो सूर्यताप कम, विरल रहेगा तो सूर्यताप कम। पृथ्वी का झुकाव है तो क्योंकि पृथ्वी का झुकाव, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है इसलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर कभी उत्तरी गोलार्ध में सूर्यताप अधिक होगा, कभी दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होगा। जब
जब उत्तरायण होगा, है ना, तो सूर्य ताप की प्राप्ति उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगा। दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के ताप की प्राप्ति अधिक होगा। ठीक है, यही चीज पढ़ना है। सौर्य धब्बे हमने चर्चा कर लिया है कि सौर धब्बे कहाँ होते हैं, तो प्रकाश मंडल में, सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर्य धब्बे उपस्थित होते हैं। इसकी आयु 11 से 13 वर्ष तक होती है। ये हर बार सौर्य धब्बे उपस्थित होते हैं। चलिए बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? इसी में हम लोग थोड़ा सा तापमान की चर्चा कर लेंगे और अल्बिडो की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आइए सभी लोग हेडिंग लगाइए तापमान। हमने अभी क्या हमने हेडिंग लगाया था, तो बोलेंगे सर देखिए, हम लोग जो हेडिंग लगाए थे वो किसकी हेडिंग लगाए थे? सर हमने सूर्य ताप और तापमान की हेडिंग लगाए थे, है ना। तो सूर्य ताप तो हमने पढ़ लिया, तो तापमान तो हमें पढ़ना बाकी है। तो बताइए तापमान क्या होता है ना। तापमान क्या होता है, तो लिखेंगे ऊष्मा के तापन की विधि को, ऊष्मा के मापन सॉरी ऊष्मा के मापन की विधि को तापमान कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात कि ऊष्मा के मापन की विधि को तापमान कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऊष्मा के मापन की विधि को तापमान कहते, क्या कहते हैं? तो ऊष्मा के मापन की विधि को क्या कहेंगे? बोलेंगे सर इसको तापमान कहते हैं। ठीक है, चलिए यही बात करते हैं। ये तापमान के कारण ही हमें ठंडा गर्म लगता है तो गर्मी कहते हैं कि भाई साहब गर्माहट के कारण हम इसे गर्म कहते हैं, ठंडेपन के कारण हम इसे तापमान की कमी कहते हैं। ठीक है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आइए बात करते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तापमान सबसे पहले लिख देंगे, तापमान। अब इसको प्रभावित कौन कर रहा है भाई साहब, आइए जरा देखते हैं इसको प्रभावित कौन कर रहा है। चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात कि सर इसे प्रभावित कौन कर रहा है। तो तापमान को प्रभावित करने वाले पहले कारक कौन है, तो यहीं पर वही बात आएगा, अक्षांश। वही अक्षांश जैसे से निम्न अक्षांश में तापमान अधिक हो, जहां पर सूर्य ताप का मतलब तापमान ही बात हो रहा है ना। तो पहली बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर अक्षांश। यहाँ पर एक नया चीज मैं ऐड करूंगा, क्या होगा? तो बोलेंगे सर अक्षांश, इसका पहला बात अक्षांश के बारे में पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सर वनाच्छादन या वनस्पति। हो सकता है एग्जाम में वनाच्छादन दे दी, है ना, या फिर वनस्पति। इसके बारे में हमने चर्चा अभी जस्ट हमने कर दिया है कि जब घना होगा तो तापमान कम होगा और सूर्य ताप कम प्राप्ति होगी, और जब विरल होगा तो तापमान अधिक यानी सूर्य ताप हमें अधिक प्राप्त होगा। दो बातें हमने पढ़ लिया। ठीक है, तीसरी बात हम लोग जान लेंगे, वो है पवन, है ना। पवन क्या इसमें रहेगा, तो पता है गर्म पवन भी दो तरह से होती है। पवन कितने प्रकार के? दो प्रकार की पवन होती है, पता होगा आप सभी को, हमने पहले भी चर्चा किया पवन के बारे में। आगे हम लोग तो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पवन के बारे में आगे विस्तार से, इसके बाद वाला टॉपिक पवन जब आएगा ना तो विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं पवन, गर्म पवन, ठंडा पवन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पवन होती है, गर्म हवा चलती है और दूसरे ठंडी हवा या शीतली हवा चलती है, शीतलहरी चलती है। शीत हवा। ठीक है, तो बताइए जब गर्म हवा होगा यानी तापमान अधिक है, तापमान अधिक है तभी तो गर्म हवा चल रहा है, और ताप कम है तभी तो हमें शीतलहर कब महसूस, हमें देखिए अब ठंडी में चलिए, है ना, ठंडी में देखिए सुबह सुबह ठंडा ठंडा हवा लगता है क्योंकि सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। लेकिन वही जब दोपहर में चलेंगे तो सूर्य ताप क्योंकि आपको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो क्योंकि जब सूर्य ताप आपको ज़्यादा प्राप्त होगा तो आपको गर्म महसूस होगा, तो गर्माहट लगेगा, तो गर्माहट जब आता है तो बिल्कुल है कि तापमान अधिक हुआ है, इसलिए गर्माहट हमें महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए दो बातें, कितने बात हो गई? तीन बात हमारा पवन हो गया। तीसरी चौथी बात करते हैं जिसका नाम है जलधारा
जलधारा हम लोग आगे समुद्र विज्ञान जब पढ़ेंगे तो जलधारा के बारे में पढ़ेंगे कि दो तरह से जलधारा होता है, एक होता है उष्ण जलधारा और दूसरा होता है शीत जलधारा। यहाँ भी कितने, तो बोलेंगे सर दो प्रकार के जलधारा होगा, एक को बोलते हैं सर उष्ण जलधारा, उष्ण जलधारा, और दूसरे को कहते हैं सर शीत जलधारा। क्या कहते हैं सर, शीत जलधारा कहते हैं, याद रखिएगा। अब एक बात बताइए, उष्ण जलधारा कब होगा, बोलेंगे सर तापमान अधिक होगा, और इसका सर तापमान क्या होगा, बोलेंगे सर इसका तापमान कम होगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल ये सब आसान है। हम लोग आगे देखना, पवन हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जलधारा हम लोग समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे कि कौन सी जलधारा किधर, कौन सी गर्म जलधारा होती है, कौन सी ठंडी जलधारा होती है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर वही पांचवा बिंदु क्या आएगा, तो बोलेंगे सर पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का पांचवा बिंदु क्या होगा, तो बोलेंगे सर पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, कहाँ, तो बोले सर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में अंतर होता है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा दक्षिणी गोलार्ध के बनिस्पत, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश जो बर्फ और पानी का है। समय समय पे कभी उत्तरी गोलार्ध में गर्म अधिक होगी, कभी दक्षिणी गोलार्ध में गर्म अधिक होगी। ठीक है, ये किसका मतलब है, तो ताप अधिक करने की बात है। ठीक है, चलिए और सबसे जो इंपॉर्टेंट जिसको हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जिसका नाम है अल्वीडो। क्या कहते हैं इसे सर, इसे कहते हैं अल्वीडो। छठा बिंदु हो जाएगा ना, 6 नंबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सर अल्वीडो। ठीक है, ये छठा बिंदु क्या हो गया आपका सर, तो बोलेंगे सर अल्वीडो, ये हमारा 6 नंबर का बिंदु हो गया। आइए थोड़ा सा जानते हैं अल्वीडो के बारे में, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बोलेंगे सर अगर अल्वीडो अधिक होगा, क्या होगा, बोलेंगे सर अगर अल्वीडो अधिक होगा, और यहां पर सर अगर अल्वीडो कम होगा, याद रखिए अगर सर अल्वीडो अधिक हुआ है ना, अगर अल्वीडो अधिक हुआ तो तापमान कम होगा, अल्वीडो अधिक हुआ तो याद रखना तापमान कैसा होगा, तो बोलेंगे सर तापमान कम होगा, और सर अगर अल्वीडो का कम हुआ तो तापमान सर क्या हो जाएगा, अधिक। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, अल्वीडो कम तो तापमान अधिक, अल्वीडो अधिक तो तापमान कम, ये कैसे होगा संभव। आइए थोड़ा सा हम लोग अल्वीडो के बारे में जान लेते हैं कि सर अल्वीडो क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे सर अल्वीडो, है ना, क्या लिखेंगे, अल्वीडो, एग्जाम वगैरह में आता है अल्वीडो वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे सर अल्वीडो को जरा समझ लेते हैं, आखिर अल्वीडो होता क्या, बहुत आसान है इसको समझना, बहुत मैं सिंपल तरीका में समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल उलूल जुलूल वाला बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पहले हम इसको 2 लाइन में डिफिनेशन देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझाएंगे, एकदम क्लियर नीट एंड क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए जरा लिखते हैं, सबसे पहले अल्वीडो, या अल्वीडो भी रह सकता है, तो सबसे पहले लिखेंगे अल्वीडो। ठीक है, हो सकता है कहीं पे अल्वीडो भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख लेना, लेकिन अल्वीडो ही कहते हैं इसको। हिंदी में क्या होता है, लिखने में कभी कभी इशू होता है, कुछ लोग अल्वीडो लिख देते हैं, कुछ लोग अल्वीडो लिखते हैं, उसको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा, कहेंगे कहेंगे किसी भी सतह पर आपतित किरणें, किसी भी सतह पर आपतित किरणें, किसी भी सतह पर आपतित किरणें या प्रकाश की तुलना, अगर कह सकते हैं, में किरणें से ज्यादा बढ़िया प्रकाश लगे, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की तुलना में, किसी भी सतह पर आपतित प्रकाश की तुलना में, है ना, सतह के द्वारा, सतह के द्वारा, सतह के द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा, परावर्तित प्रकाश
जी, ध्यान से देना, क्या मैं बोल रहा हूँ, परावर्तित प्रकाश की मात्रा क्या कहलाती है, अल्बिडो कहलाती है। क्या बोलेंगे, प्रकाश की मात्रा अल्बिडो कहलाती है। अल्बिडो या अल्बिडो कहलाती। आई होप अब इसको समझ में आना बहुत आसान होगा, मैं लिख दिया डेफिनेशन, अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसको जरा समझते हैं, एक सूर्य बना लेते हैं और एक सिंपल सा समझते हैं। ये मान लो कि एक सतह है, सिंपल सा हम लोग क्या लेते हैं, सतह, और ये क्या हो गया, हमारा सूरज हो गया। क्या हो गया ये, बिल्कुल सूरज मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा पृथ्वी सतह, ठीक है। पृथ्वी सतह, अब यहां से किरणें आ रही है, ध्यान देखना, यहां पर किरणें पृथ्वी की सतह पर, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ रही है, ठीक है। सब कोई पढ़ते हुए देख रहे हैं। जो ये किरणें आकर यहाँ पड़ रही है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ये पूरे ये पूरी किरणों को कहेंगे आपतित प्रकाश है। कैसा है, तो बोलेंगे सर ये आपतित प्रकाश है, जो क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह पर आकर सीधे तौर पे पड़ रही है, ये क्या हो गया, बोले आपतित प्रकाश है, ठीक है। अब ध्यान देना, यही आपतित प्रकाश, लिख लेते हैं, ठीक, यही आपतित प्रकाश क्या होगी, अगर यहां से परावर्तित हो जाए, क्या हो जाए, यहां से परावर्तित हो, क्या हो रही है किरणें, तो बोलेंगे सर ये हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर इसे कहते हैं सर परावर्तित किरण। ये क्या हो रही है किरणें, तो बोलेंगे सर ये किरणें परावर्तित प्रकाश है। क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती है और पड़ने के उपरांत परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है, जिस तरह से ये किरणें परावर्तित हुई, मान लो इसकी मात्रा जो है एक्स मात्रा है ना, आपतित किरणें जो है वो मान लो कि एक्स मात्रा है, कितनी मात्रा उसकी है, एक्स मात्रा में वो किरणें आपतित हुई थी, और परावर्तित कितनी, तो बोलेंगे सर परावर्तित ये वाई मात्रा में परावर्तित हो गई, ठीक है। कितनी मात्रा में, सर वाई मात्रा में ये किरणें परावर्तित हो गई। यही जो मात्रा, ध्यान देना, मान लिया जाए कि 10 किरणें, सपोज कल्पना करो कि 10 किरणें पृथ्वी की सतह पर आपतित होकर, मैंने यहां से मान लो 10, यहां में 4 उंगली गिर रही है, ये 4 उंगली पृथ्वी की सतह पर गई किरणें, है ना, और ये जो है 2 किरणें परावर्तित हो गई, है ना। अब गिरा कितना, 4, और गया कितना, 2, तो यही 2 जो उड़ते हुए जा रहा है, यही 2 जो परावर्तित हो रहा है, यही मात्रा अल्बिडो कहलाती है ना। यानी यही जो मात्रा परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा है, यही मात्रा क्या कहलाएगी, तो सर यही मात्रा अल्बिडो कहलाती है। इसका एक सूत्र भी है, मतलब एक फॉर्मूला भी है कि सर अल्बिडो निकालने का क्या मतलब, अल्बिडो निकालने का फॉर्मूला क्या है, बोलेंगे अल्बिडो निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे परावर्तित प्रकाश, परावर्तित परावर्तित प्रकाश बटे, है ना, आपतित प्रकाश, प्रकाश गुने 100। ये क्या है, बोलेंगे तो सर ये इसका फॉर्मूला है, किसका, अगर आपको अल्बिडो निकालना है तो सर अल्बिडो निकालने का ये फॉर्मूला क्या है कि परावर्तित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश मल्टीपल 100 से जब गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर वो हमें अल्बिडो कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, अल्बिडो कहलाएगा। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, अल्बिडो भी यहाँ पर अल्बिडो भी होना चाहिए, ALBEDO, अल्बिडो, अल्बिडो, ठीक है। अल्बिडो परावर्तित प्रकाश बटे क्या हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश गुने 100, ये क्या होगा, तो अल्बिडो निकालने का यही फॉर्मूला है। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। और जो मात्रा से हमने क्या बोला, हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि किसी भी सतह पर आपतित प्रकाश की तुलना में सतह द्वारा, यानी सतह के द्वारा
परावर्तित प्रकाश की मात्रा, यानी ये जो मात्रा जा रही है परावर्तित प्रकाश की मात्रा ही क्या कहलाएगी, तो बोलेंगे सर ये अल्बिडो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो सर यही परावर्तित प्रकाश की मात्रा अल्बिडो कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया कि सर 4 किरणें सतह पर गिरी, 2 परावर्तित हो गई, यही 2 किरणें सर क्या होगी, अल्बिडो कहलाएगी। क्लियर है, इसको और बेहतरीन से समझेंगे जब हम इसकी कुछ विशेषता को समझेंगे। ठीक है, आइए, तो यहीं पे मैं लिखता लेकिन स्पेस का थोड़ा अभाव है ना, तो लिखेंगे अल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक, अल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक, अल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक। आइए, तो कौन से वे कारक हैं जो अल्बिडो को प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर अल्बिडो। आइए, अल्बिडो को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अल्बिडो में चर्चा करते हैं। सर यहाँ पर जो किरणें होती है, यहाँ पर आपतन कोण की बात कर सकते हैं, सतह की बात करेंगे कि सतह कैसा होगा, जलीय है, बर्फीली है, या फिर कह सकते हैं इसको स्थलीय सतह है, कौन सी सतह है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, तो सर अगर आपतन कोण अगर अधिक होगा, है ना, आपतन कोण अगर अधिक होगा तो अल्बिडो क्या होगा, आपतन कोण सर अगर कम होगा तब अल्बिडो क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। आपतन कोण में हमने बोला 2 बातें होंगी, एक अधिक और दूसरा कम। क्या होगा, एक अधिक और दूसरा कम। तो जब अधिक होगा, याद रखना, जब अधिक होगा तो अल्बिडो भी क्या होगा, तो बोलेंगे सर अल्बिडो भी अधिक होगा। और जब कम होगा तो बोलेंगे सर अल्बिडो जो रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर आपतन कोण अगर कम होगा तो अल्बिडो भी कम होगा, आपतन कोण अगर अधिक होगा तो अल्बिडो भी अधिक होगा। बोलिए यहां तक क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा बात करेंगे सर सतह का, की बात करेंगे सतह। अब यहां पर सतह में कुल मिलाकर बात करें कि सतह 2 प्रकार से होती है। एक जो सतह होती है, सतह 2 प्रकार से होती है, एक होती है खुरदरा, है ना, खुरदरा सतह होती है, और दूसरा चिकनी सतह होती है। कैसी बोलेंगे सर, चिकनी सतह होती। अगर खुरदरा सतह होगी तो देखिए अल्बिडो कम होगा। अब आपको समझ में सर ये अल्बिडो हो क्या रहा है, यानी परावर्तित। जैसे मान लो ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई मान लो, देखो ये मान लो कि कोई सतह है, ठीक है, ठीक है, ये सतह है। अब मान लो ये जो सतह है, अब यहाँ पर कुछ उबड़ खाबड़ जमीन है, ठीक है, और ये जमीन एकदम पूरा प्लेन एकदम चिकनी है, ये जगह क्या है, एकदम चिकनी है, ठीक है। अब जब चिकनी होगी तो देखना सूर्य की जब किरणें आ रही है तो सूर्य की किरणें आ रही है और यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह से परावर्तित नहीं हो पा रही है, वहीं पर जाकर अटक जा रही है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य की किरणें जितना आ रही है उतनी परावर्तित, जितनी आएगी उतनी परावर्तित, जितनी आ रही है उतनी परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें परावर्तित जितनी आ रही है लगभग उतनी को परावर्तित करते रही, तो अल्बिडो अधिक परावर्तित, जैसे जितनी अधिक किरणें परावर्तित होगी अल्बिडो उतना अधिक होगा, और जितना कम किरणें परावर्तित होगी उतना कम हमारे पास अल्बिडो होगा। मैंने आपको 100 रुपये दिया, बदले में आपने हमें 100 रुपये रिटर्न कर दिया, तो अल्बिडो मेरा अधिक है, अल्बिडो मेरा मतलब आपका अधिक है। और मैंने आपको 100 रुपया दिया और बदले में आपने मुझे 50 रुपया दिया, तो आपका अल्बिडो क्या हो गया, अल्बिडो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा अल्बिडो, तो बोलेंगे सर उसका अल्बिडो कम हो जाएगा। उसी तरह से
खुरदरा सतह है, तो खुरदरा सतह में क्या होगा, तो सर अल्बिडो क्या होगा, तो बोलेंगे सर अल्बिडो कम होगा, अल्बिडो कम होगा। लेकिन अगर कोई चिकनी सतह है तो उसका अल्बिडो क्या होगा, तो बोलेंगे सर उसका अल्बिडो अधिक होगा। कैसे, क्योंकि वो चिकनी सतह है तो जितनी किरणें आपतित होगी उतनी किरणें लगभग परावर्तित हो जाएगी, तो वो क्या होगा, अत्यधिक किरणें परावर्तित हो रही, इसलिए अल्बिडो अधिक होगा। किरणें कम परावर्तित होगी तो अल्बिडो कम होगा। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। चलिए सतह क्लियर हो गया। अब सतह में फिर आता है कौन सी हम लोग बात करेंगे। अब सतह तो ये दो प्रकार से, खुरदरा हो गया, चिकना हो गया, और सतह एक प्रकार और होता है सतह का, इसी में हम लोग बात कर लें। सतह का एक और प्रकार होता है जो सतह को तीन भागों में हम बांट देते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। एक स्थलीय हो गया, बर्फीली हो गया, और जलीय हो गया। ठीक है, आइए तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है सर स्थलीय सतह होता है, ठीक है, स्थलीय सतह होता है। दूसरा अगर बात करें सर, तो दूसरा होता है सर बर्फीली सतह होता है। कैसा, बर्फीली सतह होता है। ठीक है, और तीसरा की बात करें सर, तो तीसरा जो होता है वो जलीय सतह होता है। ऐसी, तो बोलेंगे सर जलीय सतह होता है। इन तीनों में हम बात करते हैं, एक, दो और तीन। इन तीनों में हमें ये बताओ कि अल्बिडो किसका अधिक होगा और किसका कम होगा। ठीक है, अल्बिडो किसका कम होगा, स्थलीय सतह का अल्बिडो कैसा रहेगा, बर्फीली सतह का अल्बिडो कैसा रहेगा, और जलीय सतह का अल्बिडो कैसा रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आपको देने में ज्यादा सुविधा होना चाहिए। तो चलिए इसका लिखते हैं पहले, अल्बिडो। बताइए इसका अल्बिडो कैसा होगा, स्थलीय सतह है, तो स्थलीय सतह है तो रूखी भूमि है, तो भूमि यानी मिट्टी है, मिट्टी है तो जब प्रकाश की किरणें गिरेगी, तो प्रकाश की किरणें जब गिरेगी तो मिट्टी उस प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, तो प्रवर्तित कितनी होगी, तो प्रवर्तित सर कम होगी, तो क्या बोलेंगे सर इसका अल्बिडो कम हो जाएगा। बर्फ है, तो जब बर्फ पे जाओगे ना, तो जब बर्फीली सतह पे जब पैर रखोगे तो वहां पर, क्योंकि वो चिकनी सतह है, तो जब वहां पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो परावर्तित अधिक हो जाएगी, क्योंकि जल है ना, तो जल को क्या प्रवर्तित, भूमि की अपेक्षा में परावर्तित अधिक करेगी, तो इसलिए बर्फीली सतह में क्या होगा, अल्बिडो, अल्बिडो क्या होगा, तो बोलेंगे सर अल्बिडो अधिक होगा। और जलीय सतह का भी सेम ही स्थिति है, क्योंकि ये भी जल है तो जल से परावर्तित किरणें अधिक होगी, तो इसका भी क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका भी अल्बिडो, अल्बिडो इसका भी अधिक होगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, हमने सतह में सारी चीजों को समझा दिया। अगर आप चाहो सतह को समझने के लिए तो हम एक तरीका और बता सकते हैं, पत्ती का। किसका, पत्ती का। ठीक है, अब इससे अधिक फिर आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको फिर कहीं नहीं समझ में आया, बात क्लियर है, क्योंकि इससे अधिक फिर आपको कहीं कोई समझा ही नहीं सकता। ये पत्ती है, तो पत्ती दो तरह से होता है। ठीक है, एक होता है रूखा पत्ती, मतलब कह सकते हो, मतलब रूखा होता है ना, एक तरफ पत्ती की एक तरफ देखना बहुत चिकना रहेगा पत्ती, और एक तरफ बहुत थोड़ा सा रूखा रहता है ना, तो रूखा रहता है, एक तरफ चिकना होता है। एक को कहते हैं ऊपरी परत कह देते हैं, रूखा लिखने में थोड़ा बेकार लग रहा है, ऊपरी परत, और दूसरा को कहते हैं निचली परत। ठीक है, जब रूखा परत और चिकनी परत यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, रूखा और चिकनी परत की बात करें, तो रूखा परत यानी ऊपरी परत में क्या होगा, ऊपरी परत में अल्बिडो कैसा होगा, तो बोलेंगे सर ऊपरी परत में अल्बिडो, ऊपरी परत यानी चिकनी की बात कर रहे हैं ना, चिकनी परत, और यहाँ पर रूखा परत। तो अगर चिकनी परत की अगर बात करें तो अल्बिडो, अल्बिडो अधिक होगा, और अगर रूखा परत की अगर बात करें तो अल्बिडो कम होगा, अल्बिडो, अल्बिडो कैसा होगा, तो बोलेंगे सर अल्बिडो कम होगा। ये अल्बिडो को हम लोग को समझने का इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए इससे आसान हम लोग को कुछ हो नहीं सकता है कि मैंने आपको पूरा तापमान समझा दिया है कि कहाँ पर तापमान अधिक लग रहा है, कहाँ पर अल्बिडो अधिक लग रहा है। इसके बाद हमने तापमान को पढ़ लिया, इससे पहले हमने तापमान को पढ़ा था, है ना, अल्बिडो तापमान, तापमान से पहले हमने सूर्य ताप को बढ़िया से पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए कि सूर्य ताप क्या होता है, जलवायु क्या होता है ना, मौसम क्या होता है, इन सभी कारणों को हम लोग बढ़िया से बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत कोई इशू तो होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए
तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता, सभी थैंक यू, सभी को धन्यवाद।